अस्सलाम वालेकुम। हम मिस्र की तहज़ीब के बारे में लास्ट वीडियो में पार्ट 1 में कई एक अहम नुकात को कवर किया था। आज मिस्र की तहज़ीब के जो बक़िया अहम ज़ैली उन्वानात हैं उस पर मुताला करेंगे। सबसे पहले पिछली जो क्लास हुई थी उसके अहम नुकात की तरफ हम जाएंगे। तो इनमें अहम नुकात हैं कि दुनिया की क़दीम तरीन तहज़ीबों में से मिस्र की तहज़ीब का शुमार होता है, जिसे नेपोलियन बोनापार्टे ने सन 1798-1802 के दौरान इस तहज़ीब की तहक़ीक़ात पर ज़ोर दिया। इसके बाद इसके तहक़ीक़ात का सिलसिला शुरू हुआ और उस तहक़ीक़ात को माहिरीन आसार क़दीमा जन फ्रांकोइस चपोलियन ने रोसेटा कुतबे पर तहक़ीक़ात करते हुए एक तसनीफ़ लिखी जिसका नाम था सिस्टम ऑफ हेरोग्लिफिक। इस तसनीफ़ के शाये होते ही दुनिया के सामने दुनिया की क़दीम तरीन तहज़ीब मिस्र की तहज़ीब या फिर इजिप्टियन सिविलाइजेशन का ज़हूर हुआ या फिर मंज़र आम पर ये तहज़ीब आ गई। इसके बाद हमने देखा कि दरियाए नील को इस तहज़ीब का तोहफ़ा माना जाता है। दरियाए नील को मिस्र की तहज़ीब का तोहफ़ा क्यों कहा जाता है, इसके बारे में भी हमने देखा था। और उसके बाद इनकी सियासत के बारे में कई एक अहम नुकात देके हमने इसमें अहम नुकात में यहाँ पर इस तहज़ीब पर हुकूमत करने वाले कुल ख़ानदानों की तादाद 30 है और इन्होंने 3000 साल तक हुकूमत की। और इन मिस्र की तहज़ीब के हुक्मरानों को फ़ेरो कहा जाता था। और फ़ेरो के लफ्ज़ी माने भी देखे हमने कि फ़ेरो के लफ्ज़ी माने वो आदमी जो आलीशान महल में रहता हो। तो उसके बाद इस तहज़ीब का दारुल हुकूमत भी देखा। इस तहज़ीब का दारुल हुकूमत मेम्फिस था और यहाँ पर जो 3000 साल तक हुकूमत हुई, उस 3000 साल की हुकूमत या फिर बादशाहत को हमने 3 दौरों में या फिर 3 अदवार में तकसीम किया था। इब्तिदाई बादशाहत का दौर, दरमियानी बादशाहत का दौर और आखिरी बादशाहत का दौर। और उसमें भी हमने डिटेल देखा कि इब्तिदाई बादशाहत के दौर में जो हुक्मरान हुआ करते थे उन्हें सलाह मशवरा देने के लिए वीज़र नामी वज़ीर हुआ करता था और इंतज़ामिया की देखभाल के लिए कई एक रियासती और मुकामी ऑफिसरान भी हुआ करते थे। और इस दौर को प्राइमेट का दौर कहा जाता था। और उसके बाद दरमियानी दौर भी देखा हमने। दरमियानी दौर को जागीरदाराना दौर कहा जाता था और इसमें जागीरदार बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। जागीरदारों के इख्तिदार को कुचल कर दोबारा फ़ेरो के इख्तिदार को मजबूत करने वाला हुक्मरान अमेनहोतप अव्वल के बारे में भी हमने देखा। ये दरमियानी दौर के चंद एक अहम पॉइंट्स या फिर नुकात थे। और आखिर में नया या फिर आखिरी दौर इसके बारे में देखा था हमने। नया या फिर आखिरी दौर में एक अजीम हुक्मरान आया जिसे थटमोस अव्वल के नाम से जाना जाता है। इसने नए इलाके फ़तह करते हुए अपनी सल्तनत को फिर वसी किया और उसकी बेटी हतशेपसूट ये दुनिया की पहली खातून हुक्मरान है। इसके बारे में एग्ज़ाम्स में भी सवाल आ चुके हैं इससे पहले। हु वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट फीमेल रूलर बोल के, दुनिया की पहली खातून हुक्मरान कौन थी बोल के आया। हतशेपसूट ये दुनिया की पहली खातून हुक्मरान है जो मिस्र की तहज़ीब से ताल्लुक़ रखती है। इसके बाद हमने देखा कि मिस्र की तहज़ीब पर अरब चरवा हाकुस ने हमला किया। फिर दोबारा थम्बोस मुकामी अवाम ने इक़्तिदार को हासिल किया। उसके बाद फ़ारिस्तान या फिर ईरान के हुक्मरान कंबोसस की क़यादत में हमला हुआ और ईरान के ज़ेर असर मिस्र आ गया। और फिर 4वीं सदी क़ब्ल मसीह में मक़दूनिया का हुक्मरान अलेक्ज़ांडर सिकंदर आज़म ने यहाँ पर कब्ज़ा जमाया और फिर अपनी सल्तनत का एक सूबा बना लिया। सिकंदर की मौत के बाद पटोलमी सिकंदर आज़म का सिपह सालार था। इसने मिस्र को अपने कब्ज़े में लिया और उसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली क्लियोपात्रा जो
मिस्र की आखिरी मलिका थी। उस दौरान 30 क़ब्ल मसीह में रूमियों के हुक्मरान अगस्टस ने इस सल्तनत का ख़ात्मा करते हुए मिस्र को रूम के ज़ेर असर ला लिया। तो ये तमाम चीज़ें हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। आज इससे आगे की तरफ देखेंगे। सबसे पहले इनका समाज देखेंगे हम। तो यहाँ पर समाज में 3 तबक़ों को देखा जा सकता है। ये समाज 3 तबक़ों में बटा हुआ था। पहला तबक़ा हुक्मरान थे, जिसमें मजहबी रहनुमा, ज़मींदार और फ़ौजी सरबराह हुआ करते थे, जो आलीशान महलों में रहते हुए ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारते थे। ये मिस्र की तहज़ीब का या फिर मिस्र की सोसाइटी का पहला तबक़ा था। दूसरे तबक़े में फ़नकार, डॉक्टर, तहरीर करदान, ताजिर, किसान वगैरह हुआ करते थे। ये तबक़ा ही इस तहज़ीब को उरूज पर पहुंचाने वाला था। और आखिर में तीसरा तबक़ा था गुलामों का, जिनकी हालत बेइंतहा ख़राब थी और ये ज़्यादा मेहनत और तकलीफ़दा ज़िंदगी गुजारते थे। इस तरह समाज में हम 3 तबक़े देखे, जिसमें सबसे आखिरी तबक़ा गुलामों का और सबसे आला तबक़ा हुक्मरान और मजहबी रहनुमा, ज़मींदार और फ़ौजी सरबराहों का हुआ करता था। तो ये मिस्र की तहज़ीब का समाज था। अब मिस्र की तहज़ीब में औरतों के बारे में अगर हम देखें, औरतों का मुकाम, तो ये जो मिस्र का माशरा है, औरतों को बड़ा ही इस माशरे में आला मुकाम हासिल था। यहाँ पर औरतें मर्द के बराबर तमाम तर ज़िंदगी के काम काज में या फिर मजहबी अक़ायद और रसूमात में बराबर हिस्सा लेती थी। और इसके अलावा दुनिया की पहली ख़ातून जो हतशेपसूट थी, उसने पहली मर्तबा इस मिस्र की तहज़ीब पर हुकूमत की। इस तरह पहली ख़ातून की हुक्मरानी का शर्फ़ हासिल करने वाली तहज़ीब मिस्र की तहज़ीब है। अब यहाँ पर इनके हुक्मरानों के बारे में अगर देखेंगे, तो ये जो हुक्मरान हैं, अपनी नस्ल की पासदारी के लिए और इक़्तिदार की मुंतक़ली को रोकने के लिए इन्होंने अपनी सगी बहनें और बेटियों से शादियाँ रचाई। लेकिन इसके बावजूद भी ये अपनी हुकूमत को या फिर अपनी बादशाहत को 7 पुश्तों से ज़्यादा आगे बढ़ा ना सके। इससे पहले जब हम इस तहज़ीब के अहम नुकात देख रहे थे, उस वक्त मैंने बताया था कि 3000 साल के अरसे में मिस्र की तहज़ीब पर 30 ख़ानदानों ने हुकूमत की थी और कोई भी ख़ानदान 7 पुश्तों से ज़्यादा हुकूमत ना कर सका। ये बात बताया था। ये क्यों बोले तो ये अपने इक़्तिदार की मुंतक़ली को रोकने के लिए और अपनी नस्ल की पासदारी को बचाए रखने के लिए अपनी ही बहनें और बेटियों से शादियाँ किया करते थे। उसके बावजूद भी ये 7 पुश्तों से ज़्यादा हुकूमत ना कर सके। तो एग्ज़ाम्स में सवाल आ सकते हैं, किस तहज़ीब के लोग सगी खुद की बहन और बेटियों से शादियाँ रचाया करते थे? इस तरह का अगर सवाल आया तो ये मिस्र की तहज़ीब में, इजिप्टियन सिविलाइजेशन में ये बात थी। ओके, तो ये था इस दौर का समाज। अब इस दौर की हम इक़्तिसादियत की तरफ देखेंगे, तो इस तहज़ीब के लोगों का अहम पेशा ज़राअत था। तमाम की तमाम जो तहज़ीबें हैं, इन तमाम तहज़ीबों की मेन इक़्तिसादियत, इकनॉमी ज़राअत पर मुनहसर थी और तमाम की तमाम तहज़ीबों के लोगों का, बाशिंदों का अहम पेशा ज़राअत ही था। इब्तिदा में ये इंसानों के ज़रिए ज़मीन को जोता करते थे। जानवरों को जिस तरह हम हल चलाने के लिए इस्तेमाल करते, ज़मीन को जोतने के लिए इस्तेमाल करते, लेकिन यहाँ पर जानवरों से पहले इंसानों के ज़रिए ज़मीन को जोता जाता था। और दुनिया में सबसे पहले हल चलाना शुरू करने वाले मिस्र के ही लोग थे। मिस्र के लोग गेहूँ, बार्ली, कपास, लहसुन, बटाने, फल और तरकारियाँ उगाया करते थे। और जहाँ दरियाए नील का पानी मैसर न था, वहाँ पर आपाशी के ज़रिए, लिफ्ट इरिगेशन के ज़रिए ज़रई कामकाज या फिर ज़रई सरगर्मियाँ अंजाम दी जाती थी। मिस्र के लोग कई एक फ़नून में माहिर थे, जिसमें हांडियाँ बनाना इन्हें आता था,
मिट्टी के बर्तन बनाते थे और लकड़ी के कई एक औजार और पत्थर के खूबसूरत अशिया वगैरह भी बनाया करते थे। इस तरह इनकी इक़्तिसादियत में ज़राअत का अहम रोल था। गेहूँ, बार्ली, कपास, लहसुन, बटाने, फल और तरकारियाँ उगाया करते थे और ये लोग आपाशी के हुनर को जानते थे। जहाँ दरिया नील का पानी मैसर न था, वहाँ पर लिफ्ट इरिगेशन के ज़रिए ज़रूरी सरगर्मियाँ अंजाम दी जाती थी और ये कई एक फ़नून में भी माहिर थे, जैसे हांडियाँ बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, लकड़ी के औजार और फिर पत्थर के कई एक अशिया बनाया करते थे। ओके, अब मिस्र के लोग कई एक धातुओं को भी जानते थे। मिस्र के लोग कई एक धाती अशिया को भी जानते थे, जिसमें सोना, लोहा, तांबा, कांसा बहुत ही ज़्यादा अहम थे और ये बैरूनी और अंदरूनी तिजारत किया करते थे, जिसमें बैरूनी तिजारत सीरिया, लेबनान, यमन, मेसोपोटामिया और एशियाई ममालिकों के साथ इनके तिजारती ताल्लुकात थे। और ये बार्टर सिस्टम यानी अशिया के बदले अशिया देकर अशिया लेना, जिसे बार्टर सिस्टम कहा जाता है। इस तरह बार्टर सिस्टम के ज़रिए तिजारती सरगर्मियाँ अंजाम दी जाती थी और ये अशिया को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए कश्तियों का और जानवरों का इस्तेमाल किया करते थे और हुक्मरान इन तिजारती सरगर्मियों पर 10% था 20% महसूल टैक्स लगाया करते थे। इस तरह यहाँ पर तमाम जो भी सरगर्मियाँ थी, ज़रूरी सरगर्मियाँ होने दो या फिर तिजारती सरगर्मियाँ, तमाम पर बादशाह का कंट्रोल, मज़हब या फिर इनका रिलीजन। मिस्रियों की ज़िंदगी में मज़हब का अहम मुकाम था। वो कई एक बुतों की पूजा करते थे, जिसमें ओसियस नामी इनका सबसे ताकतवर देवता माना जाता था। तो एग्ज़ाम्स में सवाल आता, मिस्र की तहज़ीब का सबसे ताकतवर देवता कौन था? हु वॉज द मोस्ट पावरफुल गॉड ऑफ इजिप्टियन सिविलाइजेशन? इस तरह का सवाल आता तो ये ओसियस था, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर देवता माना जाता था। इसके अलावा इनका एक और देवता था जिसका नाम था अमुन रा। इसे मिस्र की तहज़ीब का फाउंडर या फिर बानी माना जाता था। इसके अलावा एक और देवता है जिसे रा के नाम से पूजते थे, दरअसल वो सूरज देवता था। तो मिस्र के लोग सूरज देवता को किस नाम से पूजते थे? इस तरह का सवाल आ सकता, बाय व्हाट नेम डिड इजिप्टियन सिविलाइजेशन वर्शिप द सन गॉड बोल के आ सकता। तो ये था रा बोल के इसे बुलाया जाता था। इसके अलावा भी एक और देवता ओसिरस और फिर ईसस बोल के थे। तो ये ओसिरस मेल देवता था और उसकी बीवी ईसस थी। इस तरह ओसिरस और ईसस दोनों शोहर और बीवी, मियाँ बीवी देवता हुआ करते थे। और यहाँ पर जो अदना सतह में रहने वाले जो गुलाम थे, तो गुलाम इन देवताओं को छोड़कर अपने ही खुद के अलहदा देवताओं की पूजा करते थे। तो इस तरह अदना सतह के मिस्र की तहज़ीब के देवता होरस और हातर नामी देवता हुआ करते थे। तो ये अदना सतह के देवता थे। इस पर भी सवाल आ सकता, मिस्र की तहज़ीब के अदना सतह के देवता कौन से थे बोल के। हु वेर द लोअर लेवल गॉड्स ऑफ इजिप्टियन सिविलाइजेशन बोल के सवाल आ सकता। वो हैं होरस और हातर। इस दौर में ये तमाम देवता हुआ करते थे। तो इन देवताओं के बारे में अगर हम देखेंगे तो ये मिस्र की तहज़ीब के लोग कई एक देवी देवताओं की पूजा करते थे, जिसमें ओसियस नाम इनका सबसे ताकतवर देवता था और मिस्र की तहज़ीब का बानी कहकर अमुन रा को ये मानते थे और सूरज को ये रा के नाम से पूछते थे। और ओसिरस ईसस नामी दो और देवता थे। ओसिरस मेल देवता था और ईसस फीमेल देवी थी, जो ओसिरस की बीवी थी। और यहाँ पर गुलामों के लिए, अदना सतह के लोगों के लिए अलहदा देवता हुआ करते थे। वो देवता थे होरस और हातर। और यहाँ पर इन मजहबी सरगर्मियों को अंजाम देने के लिए पुजारी हुआ करते थे, जो बड़े ही तालीम याफ्ता और फ़न तहरीर में माहिर थे। ये पुजारी लोगों को मौत की बाद की ज़िंदगी का तसव्वुर दिलाया करते थे और यहाँ के लोग मौत की बाद की ज़िंदगी पर अक़ीदा रखते थे। और इनका अक़ीदा था कि इंसान जितनी ज़िंदगी इस ज़मीन पर गुजारता है,
उस ज़िंदगी के हर पल का हिसाब खुदा को देना है। तो इस तरह इनका अक़ीदा हुआ करता था। और ज़मीन पर गुजरने वाली ज़िंदगी जो है वो आर्जी है और मौत के बाद की ज़िंदगी अबदी है, यानी हमेशा हमेशा रहने वाली है। और लिहाजा और इसी की खातिर उन्होंने वादे नील को मम्मियों से भर दिया या फिर मम्मियों के लिए वक्फ कर दिया था। तो सबसे पहले हम देखेंगे मम्मी क्या है। तो मम्मी का मतलब ये है कि मुर्दा जिस्म को महफूज रखने के लिए मुख्तलिफ़ मसाला जात यानी केमिकल्स को इस्तेमाल करते हुए उन केमिकल को, उन मसाला जात को मुर्दा जिस्म पर मल दिया जाता और उस मुर्दा जिस्म को एक पतले कपड़े में लपेट कर महफूज करते हुए उसे ले जाकर अहरामों में रख देते थे। तो ये जो मसाला जात है, ये मसाला जात को हम नेट्रॉन साल्ट भी कहते हैं। नेट्रॉन साल्ट इसका इस्तेमाल करते हुए इस मुर्दा जिस्म को ये महफूज करने की कोशिश किया करते थे। तो ये मम्मी क्यों बनाते थे बोले तो इन्हें मौत की बाद की ज़िंदगी पर बेइंतहाई यकीन था और वो मुर्दा जिस्म में दोबारा रूह दाखिल होकर वहाँ पर नई ज़िंदगी वो मुर्दा जिस्म शुरू करता है, इस तरह का अक़ीदा था। इस अक़ीदे की बुनियाद पर इन्होंने वादे नील पर बड़े बड़े अहराम बनाकर पिरामिड तामीर करते हुए इन मुर्दा जिस्मों को उसमें रखना शुरू कर दिया। ओके, तो ये थे मम्मी। ये जो मुर्दा जिस्म हुआ करता था इसे दफनाने के लिए एक ख़ास तरीके का जनाजा बनाया जाता था और उस जनाजे में ये मुर्दा जिस्म जिसे मम्मी कहा जाता है उस मम्मियों को रख कर बड़े बड़े अहरामों में पिरामिड में ये मुर्दा जिस्म रखे जाते। दुनियावी ज़िंदगी के घरों को आर्जी घर और मौत के बाद की ज़िंदगी के जो मकबरे हुआ करते थे उन्हें असल महल समझते थे, इसलिए बड़े बड़े पिरामिड तामीर करते हुए इन्होंने मुर्दों को रखना शुरू किया था। और इन मुर्दों के अतराफ़, इस मुर्दा जिस्म के अतराफ़ इसकी ज़िंदगी की कई एक अशिया भी रखी जाती थी, जैसे खाना पकाती हुई गुड़िया, हजाम वगैरह की छोटी छोटी मूर्तियाँ या फिर पुतले हुआ करते थे ये मुर्दा जिस्म के इर्द गिर्द। और साथ ही साथ दी बुक ऑफ डेड बोल के इनकी मुक़द्दस किताब है, ये मुर्दा जिस्म पर रखी जाने वाली किताब थी। और यहाँ पर ख़ास बात जो इस तहज़ीब के बादशाह थे और मालदार जो लोग थे वही इन पिरामिड को तामीर करते हुए मुर्दा जिस्म को मम्मी बनाकर इन पिरामिडों में रखने का काम किया करते थे। आम लोग या फिर गरीब तबके से रखने वाले या फिर गुलामों के कोई मम्मीज़ या फिर पिरामिड यहाँ पर नहीं मिले हैं। तो यहाँ पर बादशाह और मालदार एक दूसरे से बढ़ चढ़कर अहराम तामीर किए और ये अहराम इनकी माली हालत की अक्कासी करते हैं। ओके, तो ये थी इनकी मजहबी अक़ायद। अब अदब और फ़नून के बारे में हम देखेंगे। तो अदब और फ़नून यानी मिस्र के जो लोग थे वो तालीम याफ्ता थे, माहिर थे और अदब के दिलदारा थे और इन्होंने कई एक अदब के मैदान में देने दी हैं, जिसमें ये अदब एक ख़ास तरीक़े की तहरीर में दर्ज करते थे जिसे हम हीरोग्लिफिक्स कहते हैं। ये हीरोग्लिफिक्स मिस्र की तहजीब, इजिप्टियन सिविलाइजेशन की मुक़द्दस तहरीर है जो छोटी छोटी तस्वीरें और फिर नक़ूश पर मुश्तमिल थी। एक अलामती तहरीर समझी जाती है। ये जो हीरोग्लिफिक तहरीर है इस पर एग्ज़ाम्स में सवाल आ सकते हैं कि मिस्र की तहजीब की मुक़द्दस तहरीर कौन सी है बोल के सवाल आ सकता। व्हाट इज़ द सीक्रेट स्क्रिप्ट ऑफ इजिप्टियन सिविलाइजेशन बोल के सवाल आ सकता। मिस्र की तहजीब की मुक़द्दस तहरीर हीरोग्लिफिक है। हीरोग्लिफिक्स जो तहरीर है इस पर लास्ट टीईटी और सीईटी में क्वेश्चंस अराइज हो चुके हैं। तो ये मुक़द्दस तहरीर या फिर मिस्र की तहजीब की तहरीर हीरोग्लिफिक्स को कहा जाता है। ये छोटी छोटी तस्वीरें और नक़ूश पर मुश्तमिल थी, एक अलामती तहरीर थी। इस तहरीर में कई एक किताबों को दर्ज किया गया है इस दौर में। इसके अलावा ये तक़वीम यानी कैलेंडर के बारे में भी जानते थे। इनका कैलेंडर शमसी कैलेंडर था जो 365 दिनों पर मुश्तमिल था। सन 1500 में इन्होंने शमसी घड़ी भी दरियाफ़्त की थी। ये शमसी घड़ी कुछ
आपकी स्क्रीन पर इस तरह है। मिस्र के लोगों ने इस शमशी घड़ी के ज़रिए वक्त का पता लगाने का हुनर भी जानते थे। ओके, नेक्स्ट, मिस्र के लोग कई एक इल्म भी जानते थे, जिसमें इल्म रियाजी, ज्योमेट्री, इल्म नुजूम और इल्म फल्कियात वगैरह बहुत ही अहम है। और इसके अलावा ये रियाजी में माहिर थे। इन्हें मुसल्लस, मुस्ततिल, मुरब्बा, दायरे का इल्म था और साथ ही साथ जमा, तफरीक और तकसीम के इल्म से भी ये आशना थे। लेकिन यहाँ एक ख़ास बात क्वेश्चन आ सकता है इम्तिहान में, मिस्र के लोग किस रियाजी तरीक़े से या फिर किस हिसाब के तरीक़े से ना आशना थे बोल के एग्ज़ाम्स में सवाल आ सकता है। इन्हें ज़रब का इल्म नहीं था, यानी इन्हें मल्टीप्लिकेशन करना नहीं आता था। इन्हें तमाम जमा, तफरीक, तकसीम ये तमाम आते थे, इन्हें ज़रब, मल्टीप्लिकेशन नहीं आता था। और इन्हें अशारिया लगाना भी आता था। मुसल्लस, मुस्ततिल, मुरब्बा, दायरा, इन तमाम चीज़ों का इल्म था। साथ ही साथ तफरीक, तकसीम और फिर जमा ये आते थे, लेकिन इन्हें ज़रब का इल्म नहीं था, मल्टीप्लिकेशन करना इन्हें नहीं आता था। इस दौर में जो भी तहरीर की गई किताबें हैं, उन तमाम किताबों में दर्ज तहरीर को हम हीरोग्लिफिक्स कहते हैं। ये हीरोग्लिफिक्स इस दौर की मुक़द्दस और इस तहज़ीब की तहरीर है। इस तहरीर में कई एक किताबें लिखी गई हैं, जैसे दी बुक ऑफ डेड, मुर्दा जिस्म के ऊपर रखी जाने वाली किताब। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट बोल के और एक किताब है। उसके बाद दी स्टोरी ऑफ दी शिप रेड सेलर बोल के है। और उसके बाद दी टेल ऑफ अनुपू एंड B2 बोल के है। ये तमाम की तमाम किताबें इस दौर से ताल्लुक़ रखने वाली हैं, जो क़ब्ल मसीह के दौर में ही मिस्र के लोगों ने अपने इल्म हुनर को दुनिया के सामने पेश करने के लिए इस हीरोग्लिफिक्स तहरीर के सहारे इन किताबों को मुरत्तिब किया था। ओके, ये थी इनकी अदबी खिदमत। अब इसके बाद इनके फ़न और फ़न तामीरात के बारे में हम देखेंगे। मिस्र के लोग फ़न और फ़न तामीरात में सबसे आला नमूने पेश करने वाले तहज़ीब के नुमाइंदे हैं। और इनकी इमारतों में खूबसूरत 3 इमारतों को शुमार किया गया है, जिसमें सबसे पहली इमारत है स्फिंक्स बोल के। ये स्फिंक्स दरअसल ये मुजस्समे हैं। स्फिंक्स मुजस्समे किस तरह के थे बोले तो इनका जिस्म शेर का होता था और इनकी शक्ल इंसान की होती थी। यानी ये मुजस्समे इंसानी शक्ल और शेर नुमा जिस्म रखते थे, जो एक ही पत्थर से तराश कर बनाए गए थे। और इस तरह के कई एक स्फिंक्स की मूर्तियाँ, स्फिंक्स के पत्थर के मुजस्समे हमें देखने को मिलते हैं, जिसकी चौड़ाई 240 फीट और ऊंचाई 66 फीट है। यानी ये बड़े बड़े चट्टानों को कुरेद कर इस तरह के मुजस्समे तामीर किए गए हैं, जिसकी चौड़ाई 240 फीट और ऊंचाई 66 फीट है। इस तरह सबसे बड़ा जो स्फिंक्स की मूर्तियां हैं, ये लग्जूरियन टेम्पल के सामने तामीर की गई हैं। कुल ये 365 मूर्तियां हैं। लग्जूरियन टेम्पल के सामने तामीर की गई मूर्तियों की तादाद या फिर स्फिंक्स की मुजस्समों की तादाद 365 है, जिसे शहंशाह खफरे ने तामीर किया था। स्फिंक्स की मूर्तियाँ, सबसे बड़ी मूर्तियाँ स्फिंक्स की लग्जूरियन टेम्पल के सामने हैं, जिसे शहंशाह खफरे ने तामीर किया था। इन मूर्तियों की तादाद 365 है। इस तरह की कई एक मूर्तियाँ हमें देखने को मिलती हैं। कुल अब तक मिस्र की तहज़ीब में 1350 मूर्तियाँ मिली हैं। तकरीबन 1350 मूर्तियाँ मिली हैं। ये स्फिंक्स की मूर्तियाँ कहलाती हैं। स्फिंक्स की मूर्तियाँ किस तहज़ीब की देन है बोल के सवाल आ सकता है। ये मिस्र की तहज़ीब की, इजिप्टियन सिविलाइजेशन की देन है। और ये स्फिंक्स की मूर्तियाँ किसे कहते हैं या फिर स्फिंक्स की मूर्तियाँ क्या होती हैं, अगर इस तरह का सवाल है तो ये इंसानी शक्ल और शेर नुमा जिस्म रखने वाले एक ही पत्थर को तराश कर बनाई गई ये एक संगी मुजस्समे या फिर मूर्तियाँ हैं। ओके, यहाँ आपकी स्क्रीन के सामने ये जो मूर्तियाँ जो नज़र आ रही या फिर ये जो मुजस्समा जो नज़र आ रहा, ये स्फिंक्स की मूर्ति है। नेक्स्ट, अहराम मिस्र इस तहज़ीब की अहम और दुनिया के क़दीम अजायबात में शुमार की जाने वाली ये अहराम मिस्र की पिरामिड है, जो मुर्दा जिस्म को अब्दी नींद सुलाने के लिए तामीर की गई थी। और इनमें सबसे बड़ा अहराम या फिर पिरामिड कौन सा है बोल के सवाल आ सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा अहराम या फिर पिरामिड कौन सा है बोल के सवाल आ सकता है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट पिरामिड इन द वर्ल्ड बोल के
क्वेश्चन आ सकता है, यह है गिज़ा का पिरामिड। दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड गिज़ा में है और इसे शहंशाह खुफू ने तामीर किया था, शहंशाह खुफू ने। और स्फिंक्स की मूर्तियों में सबसे बड़ी मूर्ति जो लग्जूरियन टेम्पल के सामने है उसे तामीर करने वाला शहंशाह खफ्र है। और अहराम मिस्र को तामीर करने में सबसे बड़ा अहराम जो है गिज़ा का, उस गिज़ा के अहराम को तामीर करने वाला शहंशाह खुफू था। इन अहरामों की लंबाई और चौड़ाई के बारे में देखेंगे तो इनकी लंबाई और चौड़ाई कुछ इस तरह है। ये जो अहराम है ये 746 फीट चौड़ा, 746 फीट लंबा और 481 फीट ऊंचा अहराम है। इस तरह बड़े बड़े अहराम तामीर किए गए, उनमें सबसे बड़ा अहराम गिज़ा में है जिसे शहंशाह खुफू ने तामीर किया था। तो इस अहराम की तामीर में तकरीबन 20 साल लगे, जिसमें 10 लाख मजदूरों को इस्तेमाल किया गया और 20 साल की लगातार कोशिशों के बाद ये अहराम तामीर हुआ। ये अहराम बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो यहाँ पर अहराम 4000 साल के बावजूद भी वही मजबूती और वही क़दीम तरीन सकाफ़त को दर्शाते हुए आज भी दुनिया के क़दीम तरीन अजायबात में शुमार किए जाते हैं। तो यह है अहराम मिस्र, इस तहज़ीब की दूसरी एक और अहम देन। ये आपकी स्क्रीन पर जो नज़र आ रहा ये अहराम मिस्र है जो गिज़ा में था, जिसे शहंशाह खुफू ने तामीर किया था। ओके, तो अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इनकी तामीरात में तीसरी और आखिरी अहम तामीर है लग्जूरियन मंदिर बोल के, लग्जूरियन टेम्पल। एक नहायत ही खूबसूरत मंदिर है और ये एक खूबसूरत दाखिली दरवाज़ा रखने वाली मंदिर है। इस मंदिर के सामने ही 365 जिसे शहंशाह खफ्रे ने तामीर किया था एक संगी मुजस्समे, जिन्हें स्फिंक्स कहा जाता था। ये स्फिंक्स की तमाम 365 जो मूर्तियाँ हैं इसी लग्जूरियन टेम्पल के या फिर लग्जूरियन मंदिर के सामने हैं। ये जो मंदिर है यहाँ पर सालाना त्यौहार हुआ करते थे और इन त्योहारों के दौरान यहाँ पर मूर्तियों की पूजा की जाती थी। तो ये था लग्जूरियन टेम्पल। तो मिस्र की तहज़ीब के फ़न और फ़न तामीरात में अहम 3 तामीरात हैं। पहला है स्फिंक्स की मूर्तियाँ। स्फिंक्स की मूर्तियों का मतलब ये है कि इंसानी शक्ल और शेर नुमा जिस्म रखने वाली एक संगी मुजस्समे। और उसके बाद दूसरा था अहराम मिस्र, पिरामिड। ये पिरामिड मुर्दा जिस्म मम्मीज़ को रखने के लिए तामीर किए गए थे। इनमें सबसे बड़ा जो पिरामिड है वो गिज़ा में है, जिसे शहंशाह खुफू ने तामीर किया था। इसके बाद इनके फ़नी तामीरात में और एक खूबसूरत इनकी तामीर है लग्जूरियन मंदिर। ये लग्जूरियन टेम्पल है आपके स्क्रीन के सामने। अब ये जो मिस्र की तहज़ीब थी ये ज़वाल पजीर हो गई। तो ये CET में सवाल आ सकता है कि मिस्र की तहज़ीब के ज़वाल के असबाब क्या थे बोल के। व्हाट वेर द कॉजेस ऑफ द डिक्लाइन ऑफ इजिप्ट सिविलाइजेशन बोल के आ सकता। तो मिस्र की तहज़ीब के ज़वाल के असबाब में पहला सबब है तहज़ीब के आखिरी दौर में हुक्मरान नाहिल और कमज़ोर थे, जिन्होंने जागीरदारों के हाथों शिकस्त खाई, जो बैरूनी हमलों की वजह बनी। यानी जागीरदारों से कमज़ोर हो गए थे हुक्मरान और उसके बाद बैरूनी हमले हुए, जिसके सबब ये सल्तनत या फिर ये तहज़ीब ज़वाल पजीर हो गई। दूसरा है जानशीनी के झगड़ों ने इन्हें कमज़ोर कर दिया। यानी हुक्मरानी के लिए कई एक शाही ख़ानदानों में झगड़े हुआ करते थे। इन झगड़ों के सबब ये सल्तनत या फिर ये तहज़ीब कमज़ोर पड़ी, बाद में ये बैरूनी हमलों का शिकार हो गई। इसके अलावा निचले तबक़ों का इस्तेसाल ने समाज में कशीदगी पैदा कर दी। यानी जो निचले तबक़े थे उनका इस्तेसाल हुआ करता था, जिसमें ख़ासकर ग़ुलामों का। तो उन ग़ुलामों की जो इस्तेसाल था, उस इस्तेसाल की बदौलत यहाँ जो समाज था उस समाज में कशीदगी पैदा हुई। वही कशीदगी इनके ज़वाल का सबब बनी बोल के एक और पॉइंट। आखिर में मिस्र की लोगों के ऐश व आराम वाली ज़िंदगी ने इन्हें जंगजू होने से रोका और ये नाहिल और कमज़ोर हो गए, जिसके सबब अफ्रीका सीरिया के जो हमलावर थे, इन हमलावरों ने इन्हें तबाह व बर्बाद कर दिया और इनकी सकाफ़त का ख़ात्मा कर दिया। तो ये मिस्र की तहज़ीब के ज़वाल के असबाब थे। इन ज़वाल के असबाबों के बारे में मोस्टली TET में क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन CET में इस तरह के सवाल ज़रूर आते।
मिस्र की तहजीब के जवाल के असबाब क्या हैं बोल के सवाल आ सकता है। ओके, तो ये थे इनके जवाल के असबाब। यहाँ पर ये यूनिट या फिर ये लेसन ख़त्म होता है। इस तरह के वीडियोस आप देखते रहिए तारीख़ के सही मालूमात के लिए, और तारीख़ को सिलसिलावार अगर आप सुनना चाहते हैं या फिर तारीख़ के मालूमात को सिलसिलावार आप देखना चाहते हैं, तारीख़ का इल्म सिलसिलावार आप रखना चाहते हैं, तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इस तरह के कई एक वीडियोस हम तारीख़ पर मुश्तमिल लाते रहेंगे और आपके इल्म में इजाफ़ा होता रहेगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।